स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सकें। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग यानी डिवाइनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान यानी ग्रुप में नहाना किसी अनुष्ठान का अंग हुआ करता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पाद में 8 स्नान घर हैं यानी 8 बाथरूम्स हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। देखिए कितनी सभ्यता विकसित रही होगी उस समय की। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी का बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हैं। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान ही मानी गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जाता है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं ढुलाई के लिए आवागमन होता रहेगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। बरसों तक यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी, यानी वो कृषि भी करती थी और पशु भी पालती थी। लोहा शुरू में नहीं था पर पत्थर और तांबे की बहुत मात्रा थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिलते हैं जिन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी, लिनन और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं।
इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं, इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थीं। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता था। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक सरकारी केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर बस्तियों की तरफ बढ़ें, ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है, हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया, जैसे जिसने खुदाई की उसी के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया गया। जैसे डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील ही बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की। यहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ेगा, फिर कॉलोनी के अंदर, घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो सभ्यता से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है, यानी बाथरूम है। घरों के भीतर से या पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं।